मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग आज स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में होता क्या है कि आपके पास जो है ना, कहते हैं कोई डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए होते हैं। ठीक है, और बिजनेस को उन सिनेरियो में से डिसीजन लेना होता है। डिसीजन ये लेना होता है कि डिसीजन लेके कोई एक चीज़ जो है हमें वो करनी होती है कंप्लीट। कि ऐसे कोई लेट से कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एक बाहर से बल्क ऑर्डर आ रहा होता है। अब अचानक से एक है ना, नॉर्मल सेल्स के अलावा कोई बल्क ऑर्डर आ रहा होता है, तो हमें हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती। तो अब कैपेसिटी के लिए उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम क्या करें, हम आउटसोर्स करें, या हम लेबर को हायर करें, या मशीनरी इन्वेस्टमेंट करें। मतलब डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है, उसमें से सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है। ये सिनेरियोज आते हैं। कभी कभार ये होता है कि मेक और बाय डिसीजन आते हैं कि आपको जो है गुड्स खुद बनाने चाहिए या फिर बाहर से खरीद के बेच देने चाहिए। ये डिसीजन आ रहा होता है कभी कभार कि बताओ कि भाई कौन सा आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग सिनेरियो आपको मिलेगा, एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है। हाँ, बस ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट फॉलो करना है। मतलब क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट? क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से स्टार्ट होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मेट ज़्यादातर क्वेश्चन में फॉलो होगा। तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमें क्या सिनेरियो बताया गया है, देखते हैं। Alois Dixon of Dixon's Table Work anticipates that in 2009 he will be able to sell 10,000 tables at $1,100 each. However, his works manager, has already produced the following figures for 2009 based on the factory's current production of 8,000 tables. कह रहे हैं करंटली जो है फैक्ट्री की 8,000 टेबल्स की प्रोडक्शन है। 8,000 टेबल्स के हिसाब से इन्होंने ये सब कुछ बनाया हुआ है, डिटेल इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो है कहते हैं उसके पास नेक्स्ट ईयर की प्रोडिक्शन है कि वो 10,000 टेबल्स तक बना सकता है। उसको डिमांड आ रही है कि बनाना पड़ेगा उसको। अब उसके बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या है? ऑप्शन 1 है परचेज 2,000 टेबल्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर एट 920 ईच। जो एक्स्ट्रा 2,000 टेबल्स हैं तो बाहर से खरीद के ही बेच दे। दूसरा ऑप्शन क्या है? परचेज 2,000 टेबल्स। दूसरा ऑप्शन है लीज न्यू एंड इम्प्रूव्ड मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 260,000 फॉर अ ईयर। This would allow production of 10,000 tables per annum with no change in unit variable cost. इसमें क्या होगा, मशीनरी एक लगा दो 2,60,000 की, और पर यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वही रहेगी जो पहले थी। दिस वॉज प्रीवियसली अंडर कंसिडरेशन एंड 40,000 हैज बीन स्पेंट ऑन फिजिबिलिटी स्टडी। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ना, जो पास्ट कॉस्ट होती है, जो हो चुकी है और इनकर हो चुकी है, उसको इग्नोर करना पड़ता है। ये 40,000 जो है इग्नोर हो जाएगा, इसको हम कहीं भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 40,000 तो ऑलरेडी हमने खर्च कर दिए। जब 40,000 खर्च कर दिए, अब इसके बारे में नहीं सोचना है। तो किस चीज पे खर्च कर दिए? फिजिबिलिटी स्टडी पे। मतलब ये कि उस चीज़ के ऊपर, मतलब मशीनरी कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, मार्केट में सोर्सिंग करने के लिए एक चक्कर जो काटे, हो सकता है किसी कंट्री चले गए हों, वहाँ जाके मशीनरी देख कर आ गए हों, इसी तरह खर्चा हो गया। ये अगर मशीन ना भी खरीदें तो ऐसा तो नहीं होगा ये मशीन नहीं खरीदे तो पैसे वापस आ जाएंगे। तो इस खर्चे को आप भूल जाओ। इस खर्चे को अगर इंक्लूड करके आप डिसीजन मेकिंग करोगे ना, तो आपकी डिसीजन मेकिंग गलत होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको एक कैलकुलेटर खरीदना है, आपने भादराबाद में पूछा कितने का है, उन्होंने कहा 3,000 का। आपने कहा नहीं, सदर जाऊँगा खरीदने, सस्ता पड़ेगा। आपने रिक्शे में बैठे, सदर चले गए। रिक्शे वाले ने जो है कितने लिए आपसे, 200 रुपये सदर जाने के लिए, और वापसी की भी 200 लेगा, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के आपको पता चला कैलकुलेटर मिल रहा है 2700 का। अब आप कैलकुलेटर सदर से लेने में सस्ता पड़ेगा या भादराबाद से? अगर आप नहीं गए होते तो भादराबाद सस्ता पड़ता, लेकिन अब वापस रिक्शे में बैठ के भादराबाद लेने जाओगे तो महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिक्शे के आने जाने के पैसे तो अब लग चुके हैं। अब हम पहुंच गए ना, वापसी के भी देने पड़ेंगे। ये 400 तो लग गए, इसको इग्नोर कर दो। अगर ये मिलाओगे तो क्या बोलोगे, सदर में 2700 का कैलकुलेटर है, 400 रुपये ये रिक्शे के, तो मुझे पड़ रहा है 3100 का। इससे बेहतर मैं अपने घर के पास से 3,000 में ले लेता। ठीक है, लेकिन अब ये 400 ऑलरेडी लग चुके हैं, इसको इंक्लूड करके कैलकुलेशन करना बेवकूफ़ी है। इसको तो भूल जाओ, साइड पे करो। आप ये बोलोगे हाँ सदर में मिल रहा है 2700 का और हैदराबाद पर 3,000 का, तो अब आप लेकर ही आओगे वहाँ से। ठीक है ना, ये नहीं बोलोगे कि यार ये सादा, आप ये कह सकते हैं बेहतर होता कि मैं वहीं से ले लेता, लेकिन अब आपकी खर्चों का खर्चा, अब अगर आप वापस जाओगे तो और डबल नुकसान करोगे, 34 का पड़ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये क्या है, जो चीज़ इसको कहते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, संक का मतलब क्या है, डूब गया बस ये पैसे। अब ये वापस नहीं आ सकते किसी सूरत। तीसरा ऑप्शन है यूज द एग्जिस्टिंग मशीनरी।
introduce an evening shift, thus providing an additional 62,500 labor hours. Wage rate for this shift would have to increase by 15% to take into account unsocial hours to be worked. Also, the additional staff needed to have would have to be trained at a cost of 50,000. एक्स्ट्रा स्टाफ जो है उसको 50,000 भी देने पड़ेंगे और इवनिंग शिफ्ट अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक्स्ट्रा ओवर टाइम के पैसे देने पड़ेंगे. देखो लेबर से कभी भी आप छुट्टी वाले दिन काम करवाओ या ओवर टाइम काम करवाओ आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं. अगर आपका एक एम्प्लॉई है ना जो ड्राइवर है, अगर उसकी ड्राइवर की सैलरी है महीने की 15,000, ठीक है, पर डे की कितनी हो गई 30, डिवाइड से करेंगे डिवाइड बाई 30 करेंगे 500 हो गई. लेकिन संडे के दिन उसकी होती है छुट्टी, तो अगर आप संडे के दिन बुला लो उसको तो 500 में नहीं मानेगा वो. आप बोलोगे 500 रुपये पर डे के बनते हैं, संडे को आ जाओ ले लो 500, कहेगा नहीं, छुट्टी वाला दिन बुला रहे हो कम से कम 1000 तो दो या थोड़े से ज़्यादा दो, कम से कम 500 से. ओवर टाइम का रेट हमेशा नॉर्मल रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है ना. तो क्या बोला हुआ है, लेबर को जब हम अनसोशल आवर्स काम करवा रहे हैं तो कितने देंगे, 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा नॉर्मल रेट के हिसाब मुकाबले में. अब तीनों ऑप्शंस के ऊपर हम वेरिएशन करते हैं. पार्ट ए में क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द ओरिजिनल यूनिट कंट्रीब्यूशन. ओरिजिनल यूनिट कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है. फिर पार्ट बी में बोला है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग डिटेल कैलकुलेशन फॉर एडिशनल प्रॉफिट्स और लॉसेस. ठीक है, पार्ट बी में एडिशनल प्रॉफिट या लॉसेस निकालना है. तो पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं. क्या है इसमें, पार्ट ए में यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना है. पार्ट ए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा. कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है ना. अब सेलिंग प्राइस में मैं ये देखता हूँ कि अगर सेल्स कितने की हैं मेरी 880000 लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, सारे वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल कितना है 1024000. डायरेक्ट लेबर है 5000. अच्छा, ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला, ऑल ओवरहेड आर 50% फिक्स एंड 50% आर वेरिएबल. हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए तो आधे कर दो. 640 320,000 हो जाएगा ये, और ये 480 का 240,000 हो जाएगा. इन सबको ऐड कर लो. 1024 5000 320 240 सबको ऐड करके मुझे बताओ क्या बनेगा. ठीक है, इसको माइनस करोगे 8800 में से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सर 2216,000. 2216,000 ये टोटल कंट्रीब्यूशन आया है, लेकिन इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स से कर दो. 8000 यूनिट्स है ना, 8000 से इसको डिवाइड कर दो. 277. 77 आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स showing in detail the calculations for additional profits or losses arising from each of the three options. अब तीनों ऑप्शन से निकालना है कि कितना एडिशनल प्रॉफिट या लॉस हो रहा है. ऑप्शन 1 की पहले बात कर लेते हैं. अगर ऑप्शन 1 क्या था, ऑप्शन 1 में हम कह रहे हैं कि भाई एडिशनल हम डायरेक्टली क्या करेंगे 2000 यूनिट बाहर से परचेज कर लेंगे. तो अगर ये देखेंगे एडिशनल सेल्स कितनी बन रही हैं, एडिशनल प्रॉफिट कमाना है ना, एडिशनल सेल्स 2000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है 1100 माइनस ये तो हो गई आपकी एडिशनल सेल्स, और इसके अलावा लेस क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे परचेज प्राइस. एक ही खर्चा है बस, परचेज प्राइस बाहर से कितने का पड़ रहा है मैं वो कर देंगे. 920 का पड़ेगा. परचेज प्राइस अच्छा आएगी, और इसके अलावा एक और खर्चा भी आएगा, पता है क्या, सेल्स ओवर वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स. देखो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स तो लगेंगे ना, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ यूनिट में बेच रहा हूँ पर प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अगर सही है लेकिन बेच तो रहा हूँ ना, तो सेल्स ओवरहेड्स तो लगेंगे. ठीक है, और सेल्स ओवरहेड जो फिक्स्ड है वो तो चलो नहीं लगेंगे यूनिट बढ़ने पे भी, लेकिन वेरिएबल वाले तो लगेंगे. इसलिए एक तो ये परचेज प्राइस हो जाएगी आपकी 2000 मल्टीप्लाई बाय 1100, कितना बन रही है 11 इंटू 2 2200,000. परचेज प्राइस कितनी है हमारी 920 मल्टीप्लाई बाय 2000 1840,000.
और उसके अलावा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है कितने, 240,000 है, कितने यूनिट्स के लिए, 8,000 यूनिट्स के लिए, ठीक है ना। 240,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 8,000 करूं मल्टीप्लाई बाय 2,000 तो आ जाएगा आंसर 240,000। देखो जितने यूनिट्स का गिवन होता है उससे डिवाइड करते हैं और जितने यूनिट्स के लिए चाहिए होता है हमें उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 240,000 कॉस्ट है 8,000 यूनिट्स की, तो 8,000 डिवाइड कर दिया तो बेसिकली एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2,000 से कर देंगे, 2,000 यूनिट की चाहिए 60,000, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, यह है एडिशनल प्रॉफिट। ठीक है, 2200 में से 1840 और 60 माइनस कर देंगे, 3 lakhs। क्या आ जाएगा 300,000। ठीक है, ऑप्शन 1 से हमें इतना फायदा हो रहा है। ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 के अंदर क्या आएगा, ऑप्शन 2 में आएगा एक तो एडिशनल सेल्स आएंगी, सेल्स तो सेम ही रहेंगी 2200 000। इसके अलावा क्या बोला ऑप्शन 2 में कि एक नई मशीनरी हम जो है वो कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें जो खर्चे होंगे लेस, क्या क्या होगा, एक तो होगा क्या कहते हैं पर लीज ऑफ मशीन, मशीन की लीज कितनी है 260,000 अ ईयर, 260,000 हो जाएगी ये मशीन की लीज। अच्छा फिर क्या है अच्छा दिस वाज प्रीवियसली क्या बोला 10,000 टेबल्स बन जाएंगी और नो चेंज इन यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगी जो पहले थी। अच्छा भाई यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पहले हमारे पास, कंट्रीब्यूशन कितना था 277 का कंट्रीब्यूशन था, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस 1100 है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, कंट्रीब्यूशन 277 है, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1100 माइनस 277, कितनी आएगी वेरिएबल कॉस्ट जरा बताओ 823। 823, 823 मल्टीप्लाई बाय 2000 1646000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है ना, 2200 में से 260,000 माइनस हो जाएगा और 1646000। ठीक है भाई, ऑप्शन 3 पे चलते हैं। ऑप्शन 3 में क्या है भाई, सेल्स तो वही है 2200 000, लेस करेंगे। ऑप्शन 3 में क्या क्या खर्चे हैं, पहला खर्चा है यूज द एग्जिस्टिंग मशीनरी, इंट्रोड्यूस एन इवनिंग शिफ्ट thus providing an additional 62,500 labor hours. Wage rate for this shift would have to be increased by 15% to take into account unsocial hours. अच्छा एक तो जो ऑलरेडी कॉस्ट लग रही है वो तो लगेगी लगेगी, मतलब अगर मैं बोलूँ वेरिएबल कॉस्ट जो पहले थी 823 की वो तो अप्लाई होगी 823 मल्टीप्लाई बाय 2000। इसके अलावा लेबर को एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, एडिशनल लेबर कॉस्ट, और इसके अलावा और क्या खर्चा होगा इसमें, लेबर की ट्रेनिंग होगी 50,000 की ट्रेनिंग है, 823 इंटू 2000 हो जाएगा 1646000। और इसके अलावा ये खर्चा निकालना पड़ेगा लेबर को जो एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी हमारी, मतलब 15% एक्स्ट्रा देना है, जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू है वो तो वन, ये तो इसमें शामिल है 823 में, जितना 15% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो निकालना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे हम ये देखते हैं, ऊपर जाते हैं ज़रा। लेबर की कॉस्ट बन कितनी रही थी, ये बन रही थी लेबर की कॉस्ट 5,000 ये 5,000 जो है ये कितने यूनिट्स के लिए है, 8,000 यूनिट्स के लिए, हमें कितने यूनिट्स के लिए चाहिए 2,000 के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2000, डिवाइड से करेगा ना फिर 5,000 डिवाइडेड बाय 8,000 ये तो हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2000 1250 000, लेकिन इसके ऊपर भी लगाएंगे 15%, यस 15%, 187,500। ये वो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी। तो सर हम प्लस करके लिखेंगे या फिर नहीं, सिर्फ ये क्योंकि लिखेंगे? ओरिजिनल अमाउंट ऑलरेडी 823 में शामिल है, सही है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा Sir, है। I didn't get this one. नहीं तो फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, देखो और से 5,000 जो है लेबर की कॉस्ट थी पहले, कितने यूनिट्स के लिए, फॉर 8,000 यूनिट्स,
तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 8000 किया तो पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2000 से कर लिया, ये आ गई 1250000 लेबर की एक्चुअल कॉस्ट है फॉर 2000 यूनिट्स। अब हमें क्या बोला है कि इसके ऊपर 15% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसके ऊपर यूके ओवर टाइम काम करवा रहे हैं लेबर से, तो जो 15% हम लगाएंगे दैट इज 187,500। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर 15% एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो ये 1250 में 15% भी तो ऐड करें ना। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने 823 वेरिएबल कॉस्ट निकाली है ना, इसमें ऑलरेडी ये 1250 शामिल है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड। रुकिए, ये जो 823 है इसमें लेबर की कॉस्ट शामिल है, जो नॉर्मल वेज रेट है उनका दैट इज इंक्लूडेड, मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ना इनको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये है 187,500, टोटल निकाल लेंगे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 316,500। तो अब देखो ओवरऑल सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा हमारा हुआ प्रोडक्ट, कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन 3 इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अस। मेरे साथ सबसे ज्यादा वैसे फायदेमंद ऑप्शन 3 है, ठीक है ना। अगर तीनों ऑप्शन को वैसे इवेल्युएट करें अगर ओवरऑल, ऑप्शन 1 का फायदा क्या है, ऑप्शन 1 का फायदा है कि हैसल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, वो बाहर से लेके बेच रहे हैं। नुकसान क्या है कि देखो प्रॉफिट कम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भाई बाहर वालों के ऊपर डिपेंडेंसी अगर नहीं दिया उसने फिर टाइम पर, क्वालिटी भी इंश्योर करना है इसमें, ज़रूरी नहीं कि बाहर वाला भी हमारे ऐसी क्वालिटी बनाए, ठीक है। ऑप्शन 2 का ड्रॉबैक ज़्यादा है। ऑप्शन 2 में क्या है, एक मशीन हम लीज कर रहे हैं ओवरऑल, जब मशीन लीज करते हैं ना तो हमारे ऊपर एक फिक्स कॉस्ट आ जाती है, एक फिक्स कॉस्ट आ गई है, हर साल देना ही देना है, इस साल ऑर्डर है अगले साल नहीं हुआ तो ये हमारे ऊपर, और ऑर्डर थोड़ा बहुत कम भी ज़्यादा हुआ कुछ भी हुआ तो हमारे ऊपर ये तो फिक्स कॉस्ट अप्लाई हो गई। हमेशा अपने बिजनेस फिक्स कॉस्ट से भागते हैं, फिक्स कॉस्ट जितनी अपने ऊपर करोगे उतना रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये रिस्क है, और ओवरऑल प्रॉफिट भी कम हो रहा है इसमें में। और ऑप्शन 3 जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा सेफ भी है, इसमें क्या है हम खुद बना रहे हैं अपने पास, क्या हो रहा है स्टाफ थोड़ा ओवर टाइम काम कर रहा है, ठीक है, स्टाफ को भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हो सकता है स्टाफ डिमोटिवेट भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन स्टाफ को हम ओवर टाइम दे रहे हैं, रेट भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि मोटिवेटेड ही रहें कि चलो ठीक है पैसे ही मिल रहे हैं ना काम करने के, तो हमारी कमाई ज़्यादा, और अगर अगर कभी सेल्स कम भी हो जाती हैं तो ठीक है ओवर टाइम नहीं करवाएंगे। मतलब इतना कोई खास हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन 3 ही है, जिसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और रिस्क भी कम है। देखो मार्क्स सिर्फ 3 है इसलिए इतनी लंबी नहीं करनी है, लेकिन मैंने जो बातें बताई अगर 10 मार्क्स का होता तो तीनों को अलग अलग करते हम, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का होता तो। अब 3 मार्क्स का है तो हम सिर्फ इतना बोल देंगे ऑप्शन 3 इज बेटर, स्टेट वाइज ऑप्शन शुड बी एक्सेप्टेड, गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज, ऑप्शन 3 शुड बी एक्सेप्टेड। बहुत सारी बातें कर सकते थे, ऑप्शन 3 शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज it has more profit as compared to other options। ठीक है, और एक और बात क्या है, कहते हैं ये वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑप्शन। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज तो यही है मोर प्रॉफिट, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज ये होगा कि लेबर डीमोटिवेट हो जाए, लेबर में भी डीमोटिवेटेड, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है पैसे देने के बावजूद जब बहुत ज़्यादा काम करवाया जाए तो इंसान थक हार के ज़रा डीमोटिवेटेड हो जाता है। और ये कि जो स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है हमें, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, जो ट्रेनिंग, हाँ स्टाफ को जो ट्रेन कर रहे हैं वो भाग जाए ट्रेन होके, फिर रोक तो नहीं सकते, कितना रोकेंगे, ओवर टाइम करेंगे क्वालिटी भी गिरा सकते, थक हार के थके हुए होंगे वैसी क्वालिटी ना दे सकें, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा भाई इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स एथल, ब्रोज एंड क्राउडी, सेलिंग एट $3, $7 and $4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर ईच प्रोडक्ट। तीनों प्रोडक्ट के निकालने डायरेक्ट लेबर आवर्स। पार्ट ए, डायरेक्ट लेबर आवर्स।
अगर मैं पहले बताऊं एथॉल के, एथॉल की टोटल कॉस्ट कितनी है 20,000 और लेबर को पर आवर के कितने दिए जा रहे हैं $4, तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे 5,000 आवर्स लगे होंगे। 20,000 टोटल कॉस्ट दी जा रही है उनको और $1 1 घंटे के $4 मिलते हैं, डिवाइड करेंगे 5,000 आवर्स काम किया होगा इन्होंने एथल के ऊपर लेबर ने। दूसरे वाले के ऊपर 13,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा ये 3250 आवर्स। तीसरे में बोला हुआ है 22,000 है हमारी कॉस्ट और डिवाइडेड बाय 4 5,500 आवर्स। पार्ट बी, कैलकुलेट the estimated contribution per direct labor hour. Calculate the estimated contribution per direct labor hour. Contribution per direct labor hour क्या होगा? देखो contribution जो है आपका कहते हैं contribution per unit पहले तो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, for each product बोला हुआ है, ठीक है ना। अगर contribution निकालें डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स से कर देंगे, तीनों प्रोडक्ट का contribution निकालो। कंट्रीब्यूशन क्या है देखो, उसकी सेल्स कितनी है 120,000 और जो है कहते हैं फिक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 108। कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना है मुझे, ठीक है ना। पहले तो देखो कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन के लिए आप एक काम करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तीनों प्रोडक्ट का यूं कर लेते हैं ऐसे, एथल, ब्रोस और क्राउडी। सेल्स है 120,000 और 108,000 वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन आ गया 12,000। फिर सेल्स है 91,000 और कंट्रीब्यूशन है आपका 104,000, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट 104, यानी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में आ जाएगा इसका तो, ठीक है। कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इसका 13,000 नेगेटिव में। तीसरे प्रोडक्ट का है 88,000 और माइनस 60,500, तो आंसर कितना आएगा 27,500, ठीक है। ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन और डिवाइडेड बाय करूंगा मैं नंबर ऑफ यूनिट्स से। अच्छा भाई, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, नंबर ऑफ आवर्स, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना है ना। नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड करेंगे 5,3250 और 5,500। तो बताओ मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पर आवर 12,000 अपॉन 5,000 कितना हो जाएगा ये 2.40। 2.4. दूसरे वाले में $4 लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। तीसरे में 5 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। $5 2.36 आ रहा है। नहीं, 27,500 डिवाइड बाय 5,500, 5,000 आएगा, अच्छा सॉरी, $5 आएगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर आवर फॉर, अच्छा एथल और क्राउडी का सिर्फ निकालना है, ब्रोस का नहीं निकालना था, नेगेटिव था ना इसलिए इसका निकालने को नहीं बोला था, ठीक है, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा कभी अगर एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि दो चीज़ों का निकालने को बोला, आपने तीनों का निकाल दिया, तो मार्क्स नहीं घटेंगे। एक्स्ट्रा काम करने के मार्क्स नहीं घटते कभी भी, कम करने के मार्क्स घटते हैं। हाँ ठीक है। फिर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस पर डायरेक्ट लेबर आवर। नंबर ऑफ यूनिट मतलब इनमें से तीनों प्रोडक्ट के एक घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं एथॉल के देखूं, एथॉल के देखो कितने यूनिट्स बने हमारे 5,000 यूनिट्स। 5,000 आवर्स में कितने यूनिट बने हैं 5,000 तो आवर्स हैं, यूनिट्स कितने बने 1,20,000 तो नहीं, ये सेल्स है ना यार। नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मैं निकालूं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने हैं मेरे, इसके 120,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट जो है 120,000 डिवाइडेड बाय इससे करूंगा ना सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस 3 है ना,
120,000 मेरी सेलिंग प्राइस है, वो है सेल्स है, और सेलिंग प्राइस 3 है, मतलब 40,000 यूनिट्स हैं इसके। 40,000 यूनिट्स हैं और आवर्स कितने हैं? 5,000 हैं। डिवाइडेड बाय 5,000 से करूंगा मैं, तो यानी कि 8 यूनिट्स पर आवर। कितने यूनिट बन रहे हैं एक घंटे में? अब ये देखो ना, ऊपर आपके पास जो है कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 1,20,000 हैं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? आप मतलब 1,20,000 तो आपकी वो है सेल्स हैं, और एक यूनिट $3 का बिक रहा है। डिवाइड करेंगे मतलब 40,000 यूनिट सेल हो रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस भी उतने ही हो रहे होंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, 40,000 यूनिट हम सेल यू बना रहे हैं कितने आवर्स में? 5,000 आवर्स में। 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो आपके पास आ जाएगा $8 पर आवर। ठीक है, किसके हो गए? एथॉल के हो गए। एथॉल के 8 यूनिट्स पर आवर बन रहे हैं। 8 यूनिट पर आवर, एक घंटे में 8 यूनिट बना रहे हैं हम एथॉल के। दूसरा क्या है? क्राउडी। क्राउडी का क्या है? 91,000 उसकी सेल्स हैं, और एक यूनिट कितने का सेल हो रहा है? $7 का। ठीक है, 91 डिवाइडेड बाय 7, ये 13,000 आ जाएंगे यूनिट्स। सर एक 30,000 रोज का है ना ये तो? हाँ, ब्रोस का तीनों का ही करना है ये तो। सेकंड नंबर है ब्रोस था सर। 91,000 डिवाइडेड बाय 7, तो 7, क्योंकि इसकी प्राइस कितनी है? इसकी 7 है ना। 7 है। ठीक है, तो 13,000 यूनिट्स इसके बनेंगे, और आवर्स कितने खर्च हो रहे हैं इसमें? 3250 आवर्स यूज हो रहे हैं, तो 4 यूनिट्स पर आवर। और तीसरा है क्राउडी। इसकी टोटल जो है सेल्स है हमारी 88,000 डिवाइड बाय 4, 22,000। ये यूनिट्स हैं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स से कर देंगे। 5500 4 आ जाएगा। इसका भी आ रहा है 4 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 4 यूनिट बन रहे हैं इसके भी। The management has decided to cease production of bros with effect from 1st June 2010. State why management has taken this decision. ब्रोस की प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। पर यूनिट नेगेटिव आ रहा है इसका। बिल्कुल, यस, डिसीजन इज करेक्ट। करेक्ट, रीजन पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं, बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव। देयर आर सर्टेन केसेस जब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में भी आपको कोई प्रोडक्ट चलाना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर एक स्कूल है जिसमें 1 से लेकर 10 तक बच्चे पढ़ते हैं, अब क्लास 4 में सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, तो क्लास 4 तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा ना। 4 बच्चों की फीस से टीचर्स की सैलरीज तो नहीं निकलेंगे क्लास 4 को जो पढ़ाते हैं। लेकिन क्या हम ये बोल देंगे बंद कर दें क्लास 4? क्लास 4 के बच्चों को बोलेंगे भाई इस साल आप लोग कुछ कहीं और किसी स्कूल में पढ़ लें और अगले साल फिर 5 में आ जाइएगा वापस? तो नहीं हो सकता। इस तरह करने जाएंगे तो क्या होगा? स्कूल की रेपुटेशन कितनी खराब होगी। बाकी क्लासेस से भी लोग निकलवाना शुरू कर देंगे, बोलेंगे भाई ये तो भरोसा नहीं, किसी वक्त किसी क्लास में मना कर दें हमें। ठीक है ना, तो उसमें सूरत में क्या होगा? दूसरी क्लासेस जो है वो उसको फीड करेंगी वहाँ के लॉस को। ठीक है, अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर द रिमेनिंग प्रोडक्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी। अगर अच्छा क्या बोला, अगर ये हम इसको बंद कर दें ब्रोस को, तो एथल की प्रोडक्ट डिमांड हो जाएगी 60,000 और क्राउडी की 32,000। अभी एथल की डिमांड कितनी है? 40,000 है और क्राउडी की 22 है। अच्छा, मैनेजमेंट इज अंडरटेकिंग टू कंटिन्यू प्रोडक्शन एज फॉलोज। अभी सारी बातें बताई हुई हैं। स्विच द लेबर फोर्स फ्रॉम ब्रोस टू एथल एंड क्राउडी। एडिशनल मेल लेबर may also be required. रेट पर आवर फॉर डायरेक्ट लेबर विल बी इंक्रीज टू 4.10। डायरेक्ट लेबर को पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे। सेलिंग प्राइस सेम होगी, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट सेम है। रेशियो ऑफ वेरिएबल ओवरहेड टू सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट विल बी अनचेंज्ड। ठीक है, द फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। अब ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर करते हुए दोबारा से हमें जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेम जो ऊपर दिया हुआ है ना ऐसे ही बनाएंगे, सेम फॉर्मेट, बस क्या होगा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बातें बोली वो सारी इनकॉर्पोरेट करनी है।
सबसे पहले तो आप देखो सेल्स की बात, सेलिंग प्राइस आपको पता है, पहले तो आप सेल्स निकालो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अब एथल है और क्राउडी है और टोटल 3 कॉलम बनेंगे। अब सेल्स की बात कर लेते हैं। एथल की सेल्स कितनी है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी थी, 3 थी इसकी, ऐसा ही है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 180,000। और क्राउडी की सेलिंग प्राइस है 4, तो इसकी 32,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 128,000। टोटल में अभी कुछ नहीं आएगा, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, टोटल से फिक्स कॉस्ट के लिए होता है। वेरिएबल कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल, क्या क्या है ऊपर देखते हैं, जो जो ऊपर था वही सब आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। 48,000 अच्छा भाई, डायरेक्ट मटेरियल जो है नहीं, सेम वैल्यूज थोड़ी लेंगे, 48,000 तो है, लेकिन कितने यूनिट्स के लिए था वो, तो 40,000 40,000 यूनिट्स के लिए। 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000, 72,000 आ जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर, लेबर का तो वैसे भी इन्होंने क्या किया है, रेट बढ़ा दिया, 4.1 कर दिया है। अच्छा, ये 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं एथल के, 8 यूनिट बनते थे। तो अगर मुझे 60,000 यूनिट बनाने हैं, डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो ये नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। 1 घंटे में 8 यूनिट बनते हैं, तो एथल के नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, डिवाइड करो ताकि रेट से मल्टीप्लाई करें ना। वेज रेट 4.1 हो गया ना, 7,500 पर आवर 7,500 आवर्स हैं और 4.1 का रेट है। 4.1 मल्टीप्लाई कर देंगे ना सर। ये ऊपर निकाला था ना, 1 घंटे में 8 यूनिट बन रहे थे ना इसके। अगर मुझे 60,000 यूनिट बनाने हैं तो कितने घंटे इस्तेमाल होंगे लेबर के, 60,000 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया मैंने, 30750। ठीक है ना। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में क्या बताया हुआ है, वो चेंज अनचेंज है ना सर। कहाँ लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ वेरिएबल ओवरहेड टू सेलिंग प्राइस विल रिमेन अनचेंज। वेरिएबल ओवरहेड और सेलिंग प्राइस का रेशियो अनचेंज। अब जब सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई तो वेरिएबल ओवरहेड भी चेंज नहीं होंगी। तो वेरिएबल ओवरहेड थे कितने हमारे, 40,000 के, लेकिन ये तो 8,000 यूनिट के लिए थे, डिवाइडेड बाय 8,000, ये 40,000 यूनिट के लिए थे, हमें 60,000 के लिए चाहिए, 60,000 ही आंसर हो जाएगा। 60,000 ही आंसर होगा ना। माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये एक प्रोडक्ट का किया हमने, ये एक प्रोडक्ट का किया, 180,000 में से ये माइनस कर दो सारे। वेरिएबल ओवरहेड कैसे लिखेंगे, देखो वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 40,000 थे, ठीक है, 40,000 यूनिट्स के लिए, 40,000 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000, ठीक है ना। तो ये माइनस करके मुझे बता दो वैल्यू क्या आ रही है। सर आ रही है 17,250। 17250। अच्छा, इसी तरीके से जो है अब क्राउडी का निकालते हैं। क्राउडी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, क्राउडी का डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 27,500, 27,500 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स थे पहले क्राउडी के, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 32,000। जिसका निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जितने यूनिट का गिवन होता है उससे डिवाइड करते हैं। 40,000 आ गया आंसर। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट लेबर है और ये वेरिएबल ओवरहेड है। अब दोबारा से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कितना है देखते हैं ऊपर। डायरेक्ट लेबर के लिए इसलिए वो नहीं ले सकते ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि रेट चेंज हो गया, लेबर का रेट चेंज हो गया। तो हमें ये देखना है लेबर का, जैसे कि पहले बस ये देखते हैं 1 घंटे में कितने यूनिट बनते हैं, 4। तो हमें पुरानी वाली वैल्यू से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, 1 घंटे में 4 यूनिट बनते हैं ना, हमें कितने 32,000 यूनिट बनाना है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 4.10, ये 8,000 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 4.10, 22,550। 22,550। ठीक है, ये आ गया डायरेक्ट लेबर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो 1 घंटे में 4 यूनिट बनते हैं तो 32,000 आवर बनाने यूनिट तो
8,000 घंटे लगेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा दोबारा करो जरा, कोई कैलकुलेशन एरर है। 32,800 ये डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, 32,800। अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स पर। वेरिएबल ओवरहेड्स 11,000 डिवाइडेड बाय 11। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो कितने हैं, कहते हैं हमारे पास पहले कितने थे 11,000 थे कितने यूनिट्स के लिए 22,000 यूनिट्स के लिए। मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 32,000 से। 16,000 माइनस कर दो 39,200. 39,200। अब इनको जरा ऐड कर लेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। सर ये टोटल कंट्रीब्यूशन है इसमें, जी। मतलब पर यूनिट पर नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन है 39 + 17 करेंगे तो फिक्स कॉस्ट क्या था सर? 57,450 56,450 56,450। अच्छा लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी हमारी 20,000 थी, इसमें 10% ऐड करना है 22,000 हो जाएगी फिक्स कॉस्ट। तो आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। देखो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ गया। पहले कितना प्रॉफिट था हमारा 6,500, अब आ गया 34,450। ठीक है ना, क्योंकि हमने लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट बंद कर दिया ना। एक डिपार्टमेंट लॉस दे रहा था, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव, कितना सारा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव दे रहा था। देखो 91 13,000 का तो ये नेगेटिव दे रहा था कंट्रीब्यूशन, उसको बंद किया तो और उसकी लेबर फोर्स को दूसरे डिपार्टमेंट पे लगाया। नहीं अब ये तो ऐसी बात नहीं है ना यार, अगर हाँ अगर ऐसा हो इतना ज्यादा नुकसान दे रही है 4 क्लास तो फिर तो बंद करने में फायदा है। हाँ ये भी कर सकते हैं, साइज का नहीं थोड़ा ना। ठीक है ना। उनको जरा ये बोलेंगे हम आपके बच्चों का 1 साल बचा रहे हैं तो ये है कि डायरेक्ट 5 में। हाँ ठीक है ना, हाँ ये सही है। बल्कि इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उनको जाके ये बोलें कि भाई आपके बच्चों का एक हमने स्कीम सोची है, 1 साल बचा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन 1 साल की फीस पे करनी पड़ेगी। लोग भड़क जाएंगे, बोलेंगे हम तो नहीं देंगे, ये गलत बात है। बोले अच्छा चलें ठीक है फीस छोड़े हम प्रमोट करें। बोले हाँ फिर ठीक है, फिर मार लेंगे, मान लेंगे फिर। लेकिन देखो ये यहाँ पर यही हुआ है ना, इन्होंने क्या किया, कस्टमर्स को बोला है कि भाई ये प्रोडक्ट बिल्कुल, जो प्रोडक्ट नुकसान दे रहा है ना कस्टमर को बोलते हैं ये प्रोडक्ट बेकार है, बोलते हैं ये आजकल क्वालिटी सही नहीं है। कौन सा बिजनेस ऐसा होगा जो करता होगा? भाई बहुत से बिजनेसेस है ना, जैसे कि अगर कोई भी वो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स में भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो इतना वो नहीं होते बेनिफिशियल, लेकिन फिर भी उनको रखते इसलिए हैं कि यार मतलब जब नहीं एक पूरी फैमिली आ रही है, पता है भाई फैमिली में कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं कोई, वो उनके लिए प्रोडक्ट रखा होता है, कोई ऐसा होता है स्पेसिफिकली किड्स का कोई प्रोडक्ट हो सकता है इतना प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन उनको पता है कि अगर ये नहीं रखेंगे तो ओवरऑल जो बाकी चीज़ें हैं वो भी नहीं सेल होंगी हमारी। तो इस वजह से जो है मजबूरन कुछ प्रोडक्ट्स आपको रखने पड़ते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट्स में आइसक्रीम्स होती हैं, तो रेस्टोरेंट का मेन प्रोडक्ट तो नहीं, आइसक्रीम प्रोड्यूस तो नहीं करते, बाहर से खरीद के देते हैं, हो सकता है इतना प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन खैर नुकसानदेह भी नहीं होगा। मतलब ज़्यादातर मतलब चीज़ें तो प्रॉफिटेबल होती, बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई मतलब नुकसान देने वाला प्रोडक्ट हो लेकिन मजबूरन हमें उसको चलाना पड़ रहा हो, बिकॉज क्योंकि वो बाकी प्रोडक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है ना, तो आज के लिए बच्चों फिर इतना ही रखते हैं। ठीक।